हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तकलीफ़ें। प्रिया, हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं। अब इस घर के लोग तुम्हारे लिए अनजान नहीं हैं। तुम इस तरह से उदास रहोगी तो मैं कैसे जा पाऊँगा। समझता हूँ ये घर तुम्हारे लिए नया है, पर धीरे धीरे यही घर तुम्हें अपना लगने लगेगा। देखो, भाभी भी तो बिना भैया के यहाँ रह रही हैं और फिर माँ भी तो हैं। बस कुछ रोज के लिए तो जा रहा हूँ, फिर तुम इतना रो क्यों रही हो? सौरभ अपनी पत्नी प्रिया से कहता है। प्रिया बोली, सही कहा आपने। हमारी शादी को 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों में मैं सबके स्वभाव से परिचित हो गई हूँ। जहाँ तक भाभी की बात है, वो मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं, मुझे कुछ करने भी नहीं देती हैं। मम्मी जी का व्यवहार उनके साथ जैसा है ना, आज कल मेरे साथ भी वैसा ही होगा। बस यही सोचकर मैं डर रही हूँ। सौरभ बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? प्रिया बोली, अगर भैया यहाँ रहते तो शायद भाभी को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता, और आपके जाने के बाद मेरे साथ भी वही सब हुआ तो। सौरभ प्रिया को समझा रहा था, तभी उसकी माँ देवयानी जी आईं और बोली, बहू, किसी को विदा करते समय रोते नहीं है, ये अच्छा अपशगुन नहीं होता। और ये क्या, तुम्हारे पल्लू से बंधा रहेगा, नौकरी नहीं करेगा? तुम्हारे माँ बाप ने इसकी नौकरी देख कर ही तो तुम्हारा रिश्ता किया था। इन 4 महीनों में तो तुम्हें सब सीख जाना चाहिए था। जाओ, सौरभ के लिए दही चीनी लेकर आओ। प्रिया वहाँ से चुपचाप चली गई। देवयानी जी बोली, बेटा, जैसे 1 और 1 11 होते हैं, वैसे ही बेटे बहू को मिलाकर ही परिवार बनता है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। आखिर अब ये इस परिवार की सदस्य है। वो बोला, माँ, आप उसके मन का डर समझ रही नहीं रही हैं। अगर आप बहू को परिवार का हिस्सा मानती तो भाभी की तकलीफ़ें इतने सालों से क्यों नहीं देख पाई? बेचारी, जब भैया होते हैं वो फूल की तरह खिल उठती हैं, और उनके जाते ही आखिर ऐसा क्या होता है कि वो मुरझा जाती हैं? कभी सोचा है आप इस बहू की तकलीफ़ कैसे समझेंगी जब सालों में भाभी की तकलीफ़ नहीं समझ पाई? सौरभ दही चीनी खाकर सबसे विदा लिया। अगले दिन प्रिया का मन बहलाने के लिए उसकी जेठानी नेहा उसे रसोई में अपने साथ ले गई। फिर चाय बनाकर बोली, ये लो, मम्मी जी को देकर आओ, वो खुश हो जाएंगी। प्रिया बोली, भाभी, मेरे एक चाय देने से मम्मी जी खुश हो जाएंगी? आपने तो इतने सालों में क्या कुछ नहीं किया होगा, फिर वो आपके साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करती हैं? नेहा बोली, इसमें पूरी गलती उनकी भी नहीं है, कुछ गलती हमारी भी होती है। शुरुआत में जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, हम उसे उसी समय रोकना चाहिए, पर कई बार रिश्तों को मौका देने के चक्कर में हम सहते चले जाते हैं। मम्मी जी के साथ शायद उनकी सासू माँ ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके कारण उनका स्वभाव भी वैसा ही हो गया। खैर छोड़ो, तुम चाय लेकर जाओ। हंसी मजाक करते 2 दिन कैसे बीत गया, प्रिया को पता भी नहीं चला। अगले दिन देवयानी जी रसोई में आईं और बोली, छोटी बहू, लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तभी पूरे दिन हंसी ठिठोली में बिता देती हो। कम से कम अपना कमरा ही ठीक कर लो। तुम्हारी शादी के समय से ही उस कमरे में इतना सामान बिखरा पड़ा है, उसे ही व्यवस्थित कर लो। घर में पति ना हो तो अपना मन काम में लगाना चाहिए, ना कि सास की बुराई करने में। इतना कहकर वो चली गईं। उनके जाते ही प्रिया उदास हो गई। नेहा बोली, प्रिया, बच्चों के आने में समय है, चलो रसोई का काम खत्म करके तुम्हारे कमरे को एक नया रूप देते हैं। देवर जी आते ही खुश हो जाएंगे। यह सुनकर प्रिया भी चहक उठी। फिर दोनों ने मिलकर उस कमरे को ठीक किया। अगले दिन सुबह से प्रिया सौरभ का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सौरभ दरवाजे के अंदर आया, प्रिया बच्चों की तरह भागकर उसके गले लग गई। आस पड़ोस की औरतें देखकर हंस रही थीं। वहीं नेहा प्रिया की खुशी देखकर खुश हो रही थी। तभी कल्याणी जी ने आवाज़ लगाई, छोटी बहू, तुम्हारा पति कहीं भाग नहीं जाएगा, उसे घर के अंदर तो आने दो। अचानक प्रिया को ख्याल आया कि वो अपने ससुराल में है। उसने दुपट्टे को अपने दांतों में दबाया
और शर्माते हुए सौरभ से अलग हो गई। सौरभ ने मुस्कुराते हुए माँ का पैर छुआ और अपने कमरे में चला गया। वहीं कल्याणी जी प्रिया को आंखें दिखा रही थीं। नेहा प्रिया को चाय देते हुए बोली, ये लो, जाकर देवर जी को दे दो और जितनी बातें करनी है कर लो, बस थोड़ी देर मम्मी जी के सामने मत आना। प्रिया सब समझ गई और मुस्कुराते हुए चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 2 महीने बाद नेहा के पति महेंद्र छुट्टी लेकर आए। प्रिया ने महेंद्र का आशीर्वाद लिया तो महेंद्र ने कहा, और कहो प्रिया, इस घर में मन लग गया? प्रिया बोली, भाभी हैं तो मन लग ही जाता है, बस भाभी का मन नहीं लगता। महेंद्र हर बार की तरह आज भी नेहा को रसोई में देख मुस्कुरा रहा था। रात के खाने में नेहा ने सबकी पसंद की चीज़ें बनाई। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। प्रिया बोली, भाभी मैं रसोई का काम देख लूँगी, आप जाइए। तभी कल्याणी जी आई और बोली, बड़ी बहू, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तुम तेल लगा दो। प्रिया बोली, मम्मी जी मैं लगा देती हूँ, भाभी बहुत थक गई हैं। देवयानी जी बोली, बहू यहाँ सखीपूर्वक मत किया करो, अपना अपना काम किया करो। तभी सौरभ आया और बोला, क्या हुआ माँ, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? नेहा चुपचाप रसोई में तेल गरम करने चली गई। कल्याणी जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी का ख्याल रखती हूँ, पर यह है कि मेरी एक नहीं सुनती है। प्रिया बोली, मम्मी जी आप अगर मेरा ख्याल रख सकती हैं तो भाभी का क्यों नहीं? कितने दिनों बाद भैया आए, भाभी को भी तो मन की बातें करनी होंगी। और जहाँ आपके पैरों के दर्द का सवाल है तो आपके पैरों में तेल तो आपका बेटा भी लगा सकता है। क्यों जी, आप अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते? जरूरी है कि मम्मी जी को भाभी ही तेल लगाएं? प्रिया ने सौरभ को इशारा किया। सौरभ समझ गया और बोला, हाँ माँ, बहुएं तो आपकी सेवा करती ही हैं, चलिए आज मैं आपकी सेवा करता हूँ। इतना कहकर वो नेहा के हाथों से तेल लिया और माँ के साथ चला गया। कमरे में कल्याणी जी बोली, सौरभ मैं कह रही हूँ अपनी पत्नी को समझाओ, ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो तुम्हारी भी ना सुने। वो बोला, माँ बहुओं के बारे में शायद आपकी राय गलत है। दादी ने जैसा व्यवहार आपके साथ किया, आप वही अपनी बहू के साथ कैसे कर सकती हैं? एक बार सास नहीं माँ बनकर उनकी तकलीफ़ों को समझिए तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर सौरभ चला गया। अच्छे दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। देखते ही देखते महेंद्र के जाने का समय भी आ गया। एक सुबह नेहा के जागने में थोड़ी देर क्या हो गई, देवयानी जी ने सारा घर सर पर उठा लिया। जब नेहा चाय देने गई तो वो गुस्से में बोली, अब फुर्सत मिली है तुम्हें? इतने सालों का नियम तुम कैसे भूल सकती हो? महेंद्र बोला, माँ आपको कौन सा नौकरी पर जाना है? एक रोज़ अगर चाय थोड़ी देर से भी पियोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ घर की शांति बनी रहे उसके लिए कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी आना चाहिए, वरना जिस तरह से आप आवेश में आ जाती हैं, अगर सीमा के सैनिक आ जाएं तब तो रोज़ जंग होती रहेगी। शाम में जब महेंद्र जाने लगे तो नेहा की आंखों में सवाल थे कि आखिर कब तक। देवयानी जी बोली, बेटा तुम यहाँ की चिंता मत करो, जब तुम यहाँ नहीं रहते हो तो तुम्हारी पत्नी की तकलीफ देखने के लिए मैं हूँ। महेंद्र बोला, माँ जो सालों में आपसे नहीं हो पाया वो मेरे जाने के बाद कैसे कर लेंगी? ये सब कहकर क्यों खुद को झूठा साबित करती हैं? रहने दीजिए, आप किसकी तकलीफ कितना समझती हैं मैं भी जानता हूँ। मैं देश के दुश्मनों से लड़ सकता हूँ पर अपनी माँ से नहीं लड़ सकता। इतना कहकर महेंद्र चला गया। नेहा ने मुस्कुराते हुए महेंद्र को विदा किया। प्रिया नेहा से बोली, भाभी आप कहाँ से इतना साहस और धैर्य लाती हैं? मुझ में तो नहीं है। नेहा बोली, एक औरत धैर्य और शक्ति दोनों का रूप होती है। कुछ रोज बाद देवयानी जी की चाय प्रिया ने बनाई तो देवयानी जी गुस्से में नेहा से बोली, बहू तुम जानती हो मुझे कैसी चाय चाहिए, फिर तुम्हें छोटी बहू के हाथों से क्यों भिजवाया? नेहा बोली, मम्मी जी अपनी आदतों को बदल लीजिए, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं तो मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ता है।
अगर प्रिया की बनाई चाय हम सब पी सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली गई। नेहा के बदले हुए रूप को देखकर हर कोई हैरान था। देवयानी जी सौरभ को बोली, महेंद्र को गए हुए 2 रोज भी नहीं हुए कि इसका रूप बदल गया। ये सब तुम्हारी पत्नी के संगत का नतीजा है। जो इतने सालों में नहीं हुआ आज कैसे हुआ। सौरभ बोला, माँ, जब आप इतने सालों में उसकी तकलीफ नहीं समझ पाई तो आखिर वो कब तक आपकी उम्मीदों को क्यों पूरा करेगी। एक तरफा त्याग आखिर कितने दिन चलेगा। वक्त रहते संभल जाइए, वरना दूसरी बहू भी ऐसी हो गई तो सोचिए आपका क्या होगा। देवयानी जी ने गुस्से में चाय पीना छोड़ दिया तो नेहा उनके पास गई और बोली, मम्मी जी, हम भी दूसरे के घर से आए पर हमने समझौता किया। वही उम्मीद हम आपसे रखते हैं, पर आप अगर थोड़ा सा भी सहयोग नहीं देंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहू अगर सास की तकलीफ़ों को समझ सकती है तो क्या सास बहू को बेटी समझकर उसकी तकलीफ नहीं समझ सकती। इतना कहकर वो चली गई। देवयानी जी को एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपनी बहुओं को खुद से दूर किया है। वो गलती अब वो नहीं दोहराएंगी। वक्त बीता। अब साल में एक आध बार जब बच्चों की छुट्टी होती तो नेहा महेंद्र के पास चली जाती। इधर देवयानी जी प्रिया के साथ मिलकर घर को संभालती। एक दूसरे का सहयोग मिलता रहा तो सबकी तकलीफ़ों का अंत हुआ।